हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 20% लेंगे आज हम कोटा विश्वविद्यालय यानी कोटा यूनिवर्सिटी के बीए के। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कोटा यूनिवर्सिटी कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए विशेष रूप से प्रकाशित बुक है सुपर 1 वीक सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, सुपर 1 वीक सीरीज जो है 2023 के लिए है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा कोटा विश्वविद्यालय के लिए। ठीक है, भारतीय इतिहास के लिए प्रारंभ से 12वीं ईस्वी तक। ठीक है, बीए पार्ट 1 के लिए है फ्रेंड्स ये, और इतिहास पेपर 1 के लिए है। तो आज मैं आपको इसके छोटे छोटे 20% बताऊंगा कोटा विश्वविद्यालय कोटा यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन कॉलेज के लिए, नॉन कॉलेज भर रखा है मैंने, लेकिन रेगुलर में भी यही कोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए बिना किसी समय गंवाए। फ्रेंड्स देख लीजिए, ये बुक है 1 वीक सीरीज है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज सीधा आपको प्रश्नों पर लेकर चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है ह्वेनसांग कौन था। फ्रेंड्स देख लीजिए, ऊपर सबसे पहले आपको टाइटल पढ़ लेना है, कोटा विश्वविद्यालय के लिए भारत का इतिहास। ठीक है, बीए पार्ट 1 इतिहास पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, उत्तर सीमा 20 शब्दों में। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए प्रश्न पहला है ह्वेनसांग कौन था। ठीक है, ये प्रश्न आया था कोटा 2019 में। ठीक है, वो इसका उत्तर है ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। वह हर्ष के समय भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था। हर्ष के समय आया था। ह्वेनसांग कौन था फ्रेंड्स? ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ठीक है, वह हर्ष के समय भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था। उसने अपने भारत यात्रा का विवरण शिवकी नामक ग्रंथ में दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, ये आपका पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरा प्रश्न है राजस्थान में 2 शैल चित्र स्थलों के नाम। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रश्न आया था कोटा एनसी 2019 में। तो राजस्थान के 2 शैल चित्र स्थल हैं अल्निया कोटा। ठीक है, पहला कौन सा है? अल्निया कोटा। शैल चित्र स्थलों के नाम बताने, इसमें 3 दे रखे, लेकिन 2 बता देना। ठीक है, 2 पूछे तो, और 3 भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अल्निया कोटा पहला, दूसरा छाछा नदी बूंदी में, तीसरा गर्दाग्राम, ये भी बूंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजस्थान में 2 शैल चित्र स्थलों के नाम कौन कौन से? एक तो अल्निया कोटा है, दूसरा छाछा नदी बूंदी में, और तीसरा गर्दाग्राम बूंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न है किन्हीं 2 ऐतिहासिक स्रोतों के नाम। फ्रेंड्स देख लीजिए, यह प्रश्न कोटा एनसी 2019 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो किन्हीं 2 ऐतिहासिक स्रोतों के नाम। पहला ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, दूसरा साहित्यिक स्रोत। इसने पूछा किन्हीं 2 ऐतिहासिक स्रोतों के नाम। फ्रेंड्स, तो पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को उसने उपदेश दिया था, और सारनाथ में उपदेश दिया था इसने। इस समस्त घटना को बुद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, शक संवत के बारे में लिखिए। 5वां प्रश्न है शक संवत के बारे में लिखिए। तो मालवा के इसका उत्तर है मालवा के शासक विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को शकों ने पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में शकों ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। फ्रेंड्स एक बार और पढ़िए, सुना देता हूँ 5वां प्रश्न। शक संवत के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है मालवा के शासक विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को शकों ने पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। शकों को पराजित कर मालवा के शासक विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को शकों ने पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में शकों ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और छठा प्रश्न है 2 प्राचीन विश्वविद्यालयों के नाम। फ्रेंड्स देख लीजिए, 2 प्राचीन विश्वविद्यालय कौन कौन से थे?
एक तो नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है फ्रेंड्स। 7वां प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माता कौन था? 7वां प्रश्न का उत्तर देख लीजिए फ्रेंड्स। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माता कौन था? इसका उत्तर है, एलोरा के कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने 757 से 783 ईस्वी में निर्मित करवाया था। तो फ्रेंड्स इसके निर्माता कौन थे? इसके निर्माता कृष्ण प्रथम थे, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स। 8वां प्रश्न है, नवपाषाण काल की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। नवपाषाण काल की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में देख लीजिए फ्रेंड्स। नवपाषाण कालीन पहली विशेषता, नवपाषाण कालीन मानव के औजार उन्नत और चिकने और चमकदार थे। दोबारा पढ़ देता हूँ। नवपाषाण कालीन मानव के औजार उन्नत, चिकने और चमकदार थे। और दूसरा है, इस युग में मानव ने अग्नि का आविष्कार किया तथा कृषि, फर्म और पशुपालन भी शुरू किया। नवपाषाण काल की प्रमुख 2 विशेषता हो गई हैं। पहली विशेषता है, नवपाषाण कालीन में मानव के औजार, नवपाषाण कालीन मानव ने औजार उन्नत, चिकने और चमकदार थे। ठीक है, मानव के औजार उन्नत, चिकने और चमकदार थे। दूसरा है, इस युग में मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया था तथा कृषि, फर्म और पशुपालन भी शुरू कर दिया था। और 9वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? इसका उत्तर है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन भारत की शासन व्यवस्था। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन भारत की शासन व्यवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। किस के बारे में जानकारी मिलती है? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन भारत की शासन व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। यह राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स। 10वां प्रश्न है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की किन्हीं 2 विजयों का उल्लेख कीजिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा विजित 2 राज्य कौन कौन से थे? असिक, कृष्णा नदी का तटवर्ती प्रदेश, और दूसरा है असक, जो गोदावरी नदी का तटवर्ती प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 10 प्रश्न हो गए हैं आज हमारे, और 11वां प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। चोल प्रशासन की किन्हीं 2 विशेषताएं लिखिए। फ्रेंड्स, चोल प्रशासन की किन्हीं 2 विशेषताएं लिखनी है, अथवा चोल के स्थानीय प्रशासन की विशेषता बताइए। चोलों के स्थानीय प्रशासन की विशेषता बताइए। तो फ्रेंड्स 11वां प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। चोल प्रशासन की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए, अथवा चोलों के स्थानीय प्रशासन की विशेषता बताइए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, उत्तर है इसका, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम्य व्यवस्था है। और दूसरा है, चोल शासन में ग्राम सभाएं अपने सभी आंतरिक कार्य विषयों में पूर्ण स्वतंत्र थी। तीसरा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। चौथा, चोल सम्राटों ने स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में सीमित प्रणाली को लागू किया, जिसे वरीयस कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसने प्रश्न गलत दे दिया है, 144 दे दिए हैं, लेकिन 14 ही प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स। इसने 4 पीछे ज़्यादा लगा दिए। ठीक है। ऋत की वैदिक अवधारणा बताइए। ऋत की वैदिक अवधारणा है, ऋग्वेद में ऋत की अवधारणा से आशय है ऋत सत्य का मार्ग है अथवा नैतिक मार्ग है। ऋत की व्याख्या सृष्टि में नियमितता, भौतिक और नैतिक व्यवस्था है, अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो 13वां प्रश्न है, नवपाषाण काल में कंदरा चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के नाम।
फ्रेंड्स नवपाषाण काल में कंदरा चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखना है इसमें। इसका उत्तर है महादेव की पहाड़ियों में होशंगाबाद तथा पंचमढ़ी। दूसरा रायगढ़ में सिंगनपुर तथा कपरापाड़। तीसरा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में सोनघाटी तथा चौथा है उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में, ये मिर्ज़ापुर गलत दे रहा है, मनिकापुर है, यहाँ मानिकपुर है फ्रेंड्स, मिर्ज़ापुर की जगह मानिकपुर है फ्रेंड्स, देख लीजिए इसमें। ये 13वां का जो उत्तर है चौथा, इसमें उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में मानिकपुर है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और 14 प्रश्न देख लीजिए। हर्षवर्धन के साम्राज्य का विवरण दीजिए फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के साम्राज्य का विवरण देना है इसमें। इसका उत्तर है हर्ष ने न केवल अपने पैतृक राज्य थानेश्वर की रक्षा की, बल्कि उसे एक विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित कर दिया। उसने पंजाब, सिंध व कश्मीर को जीत लिया तथा मध्य भारत के क्षेत्र को जीतकर दक्षिण में दूर दूर तक अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की। उत्तर भारत और पूर्वी क्षेत्रों को जीतते हुए हर्ष ने बंगाल में दूर तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। पश्चिम में भी गुजरात, कच्छ और सूरत तक पहुंच गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसका उत्तर दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। हर्षवर्धन के साम्राज्य का विवरण दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर है हर्ष ने केवल अपने पैतृक राज्य थानेश्वर की रक्षा की, बल्कि उसे एक विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित कर दिया। उसने पंजाब, सिंध प्रदेश व कश्मीर को जीत लिया तथा मध्य भारत के क्षेत्र को जीतकर दक्षिण में दूर तक अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की। उत्तर भारत और पूर्वी क्षेत्रों को जीतते हुए हर्ष ने बंगाल में दूर तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। पश्चिम में भी गुजरात, कच्छ और सूरत तक पहुंच गया था फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। 15वां प्रश्न है लोथल किस नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स, देख लीजिए लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल 1954 में रंगनाथ राव ने, इसका उत्तर है 1954 में रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी, ठीक है। यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका में भोगावा नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगावा नदी के तट पर स्थित है, जिसे भोगवा भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 16वां प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो भारतीय पुरातत्व का जनक सीधे शब्दों में सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, लेकिन इसका पूरा उत्तर पढ़कर सुन लीजिए। सर अलेक्जेंडर कनिंघम 23 जनवरी ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 17वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। ये हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से, ये हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। प्रागैतिहासिक 18वां प्रश्न है प्रागैतिहास को परिभाषित कीजिए फ्रेंड्स। 18वां प्रश्न है प्रागैतिहास को परिभाषित कीजिए। उत्तर है प्राक इतिहास से तात्पर्य ऐसा काल जिसका इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों, प्राक के इतिहास से तात्पर्य ऐसा काल जिसका इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है, ठीक है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव जीवन असभ्य था। उस समय मानव जीवन क्या था, असभ्य था, ठीक है फ्रेंड्स। और हड़प्पा युगीन प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम। 19वां प्रश्न है हड़प्पा युगीन प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम। तो प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम क्या क्या हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। हड़प्पा युगीन प्रमुख व्यापारिक केंद्र लोथल, हड़प्पा युगीन प्रमुख व्यापारिक केंद्र लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सूर्यकोटड़ा, चौहंदड़ो आदि प्रमुख केंद्र, ठीक है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है फ्रेंड्स। 20वां प्रश्न है उपनिषदों का मुख्य
विषय क्या है, ये अपना लास्ट प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपनिषदों में हमें आर्य के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे प्राविद्या अध्यात्म कहते हैं। उपनिषदों में हमें प्राचीनतम दार्शनिक विचारों, आर्य के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे प्राविद्या अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। इसे आत्मा, परमात्मा एवं मोक्ष एवं पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 20 प्रश्न हो गए अपने, और 20 प्रश्न होने के पश्चात फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।